मॉर्निंग टू ऑल। पिछले कुछ दिनों से हम पीआईबी से इंफॉर्मेशन नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब हम पीआईबी से भी लेने लगे। इसीलिए आज से हमारे जो न्यूज़ हैं वो टोटल 10 आएंगे। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ को कवर किया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को हमने लिया है, इसलिए लाइव मिनट से अब हमने न्यूज़ लेना बंद कर दिया है। अब हम लेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, TOI और PIB। ठीक है, TIO को ऐड किया है, लाइव मिनट को हमने हटा दिया है क्योंकि लाइव मिनट में देखा जा रहा था तो उतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थे। तो बिना किसी देरी के आज से हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विथ फुल एक्सप्लेनेशन। पहला ही जो न्यूज़ है वो है बैंकॉक विज़न 2023। इंडिया का भी एक विज़न है 2047, सुना होगा आपने। एक बैंकॉक का विज़न है विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पहले नाम बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आंसर उसी में छुपा हुआ है, तो उससे अच्छा है कि आप मुझे बताएं अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो। पहला जो है, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं ताकि अगले वीडियो से हम वॉइस क्लैरिटी और अच्छा रखें। पहला जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब मैंने एक वर्ड बोला मल्टी, जिसे आप लोग मल्टी भी कहते हो। ठीक है, वट एवर द वर्ड यू प्रोनाउंस डजंट मैटर एट ऑल, इसका ऑफिशियल जो प्रोनाउंसिएशन है वो मल्टी ही है। ठीक है, तो इसीलिए इससे जो है वो ये मैं सोच रहा कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, जिसे आपने सुना होगा बिम्स्टेक के नाम से। ठीक है, तो क्या लगता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगा? दूसरा यूनाइटेड नेशंस, तीसरा वर्ल्ड बैंक एंड चौथा नन ऑफ दिस। 5 सेकंड का टाइम है, स्क्रीन को पॉज करिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिम्स्टेक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शंस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं कि क्या है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा इसको भी देख लें। एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेक्रेटरी ईस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे मियाँ भी कहते हैं हम, जो बिम्स्टेक है वो समिट इन ईयर होने वाला है जिसने अडॉप्ट किया है एक बैंकॉक विज़न। ठीक है, बैंकॉक विज़न 2030 का। ठीक है, थाईलैंड जो है वो उसने एक प्रेजेंट किया था जिसमें एम था प्रॉस्पेरस, ये याद रखना, प्रॉस्पेरस, रेसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक बाय 2030। ठीक है, देखा जाए तो अभी जो थाईलैंड है वो इंडिया का एक अच्छा इकोनॉमिक पार्टनर है। ठीक है, ट्रेड पर्सपेक्टिव में भी अभी थाईलैंड जो है बहुत अच्छे से निकल के आ रही है। बीच में मलेशिया से रिलेशंस खराब था, पर कहते हैं ना मलेशिया भी धीरे धीरे लाइन पे आते जा रहा है। ठीक है, जैसे ही ये हुआ तो इंडिया ने ट्रेड करना बंद कर दिया था। वो एक्चुअली हम लोग पाल्म ऑयल वहाँ से ट्रेड करते थे, बिकॉज ऑफ सब रीजंस, उस पे हमें डिस्कस नहीं करनी, हम करंट अफेयर एनालाइज कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें मेन फोकस क्या क्या रखा गया है, जिसमें रीज़न ऑफ पीस सबसे इम्पॉर्टेंट रखा गया है, पीस। ठीक है, दूसरा स्टेबिलिटी और तीसरा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये मैंने भी बोला ना, इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छा है हमारा भी थाईलैंड के साथ, तो इसी पे ये फोकस की गई है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये द हिंदू से हमने लिया। ठीक है, आप चाहो तो द हिंदू को उठा के देख लो, आपको आर्टिकल मिल जाएगा उसका। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े। देख लो, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो छोटा हुआ है, जो मैंने कुछ डिफरेंट बताया, आप खुद भी इसे रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो निकल के आ रहा है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो निकल के आ रहा है, इट जेमिनाइट मेटियोर शावर। ठीक है, जेमिनाइट मेटियोर शावर के ऊपर न्यूज़ है। ये कह रहा है ये ओरिजिनेट होता है कॉमेट से, जिसको का नाम है 3200 पाइथन। ठीक है, और दूसरा है इट इज़ विजिबल मोस्ट प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मिड दिसंबर। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, या तो वन ओनली या दूसरा या दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर 2, ये एक विजिबल होता है, लेकिन कब, तो मिड दिसंबर के टाइम में, ठीक है। अब भाई अगर न्यूज़ में आई है और ये दिसंबर में विजिबल होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो न्यूज़ में होगा, ठीक है। ये देखो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लें तो ये कह रहा है कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन, उसने कहा है कि एक न्यू लाइट देखा गया है ओरिजिन ऑफ इंटेंस जेमिनाइट मेटियोर शावर का। अब जैसे ही ऐसा कुछ देखता है तो ये ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आ जाती है। तो इसका मतलब ये आपका साइंस एंड टेक का न्यूज़ बन जाता है। एंड में मैं बता भी दूंगा किस न्यूज़पेपर से लिया गया। आप इसे चाहे तो 100 बार क्रॉस चेक कर सकते हो। कभी कभार आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, द हिंदू से लिया है ना एवरीथिंग। आप चाहो तो, अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो नेक्स्ट आर्टिकल से पहले अगर आप कमेंट बॉक्स करोगे तो मैं पर्टिकुलरली उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ कि हमने किस न्यूज़पेपर से इसे उठाया, ठीक है। और जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है वही न्यूज़ हम कवर करते हैं। तो इफ़ यू वांट तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ। कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि दे आर अबव द मेंटोर, तो वो ये सब का क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं, बट वी आर ओके, हम लोग शेयर करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बेटर इज़ टू स्टडी, फोकस करें स्टडी पे। अगर डेली करंट अफेयर्स आ रही है तो आपके बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है, तभी इसे एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मिड दिसंबर में जो इसका देखा जाता है पिक्स ड्यूरिंग, जनरली देखा जाता है ये पिक में होती है मिड दिसंबर का, ठीक है। और कहा जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एनुअल मेटेओर शावर है, ठीक है। एक फिल्म आई थी आई गेस वो टाइगर, एक था टाइगर, उसमें भी एक सीन होता है जिसमें सलमान और कैटरीना एक जगह होते हैं, वहाँ पे एक मेटेओर शावर होता है, वो सलमान खान उसे दिखाने ले जाता है। उस टाइप का ही कुछ एक होता है साल में एक बार, ठीक है। और जनरली और भी मेटेओर शावर्स को देखा गया है जो जनरली कॉमेट से जिनका ओरिजिनेशन होता है। तो जेमिनाइट स्ट्रीम जो है वो जनरली ओरिजिनेट हुआ एक एस्ट्रॉइड से जिसका नाम है, यहाँ पे नाम हमने लिखा हुआ था 3200 पाइथन, ठीक है। तो 2 ओनली मतलब ये 2, ठीक है। और क्योंकि अब जो ट्रेंड बदल गया है यूपीएससी का, तो उसी ट्रेंड में हम लाने भी लगे हैं। चलिए, और अगर इसमें कुछ, अगर आपको की फैक्ट्स देखना है तो देखा जाए तो 3200 पाइथन जो है वो क्लासिफाइड किया गया है एन एस्ट्रॉइड की तरह, ठीक है। और ये पहला है एज अ सेटेलाइट, ये जो डिस्कवर किया गया एज अ सेटेलाइट, ये आज तक में सबसे पहला ही है, ठीक है। ये पहली बार जो ये किया गया था वो किसी का बर्थडे हो तो उसके लिए आसानी होगी याद रखने के लिए, 11 अक्टूबर 1983। ईयर को भूल जाएगा, लेकिन किसी का 11 अक्टूबर को बर्थडे है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये एक इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया था ग्रीक मिथ ऑफ पाइथन, जो कि कहा जाता था सन ऑफ द सन, ये वाला सन ऑफ द सन, ठीक है। जो जिनको गॉड हेलियोस भी कहते थे, जिनका एक क्लोज अप्रोच था सन को लेके, ठीक है। और दूसरी कि ये ब्लू इन कलर भी होता है, तो इसलिए कहा था ओनली स्टेटमेंट इज 2 इज करेक्ट। और ये जो न्यूज़ है हमने लिया है इंडिया टुडे से, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो कि हमने इस न्यूज़ को उठाया है नहीं उठाया, ठीक है। इंडिया टुडे से हमने इसे लिया है, ठीक है। तीसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वही है, ठीक है। आप घबराएं नहीं, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरा जो न्यूज़ है वो हमने लिया है, ये भी देखा जाए तो तीसरा न्यूज़ भी हमने साइंस एंड टेक से लिया है, ठीक है। नासा से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज साइंस एंड टेक वाले न्यूज़ ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो न्यूज़ है वो कह रहा है विथ रेफरेंस टू द कैसिनी स्पेस क्राफ्ट मिशन। पहला है लॉन्च्ड बाय नासा, दूसरा है डिजाइन टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट सैटर्न्स एटमॉस्फेयर एंड रिंग्स। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि सैटर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब इंडियन नेम क्या है सैटर्न का। और इसे डिज़ाइन किया गया है प्लैनेट का स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर और रिंग्स के बारे में जानने के लिए। कौन सा, तो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। अब स्क्रीन को पॉज करिए, 5 सेकंड में आपके पास टाइम है। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट मिशन जो है वो किस चीज़ के लिए, क्या वो उससे नासा की तरह लॉन्च किया गया है या फिर सैटर्न एटमॉस्फेयर के लिए, या फिर दोनों के दोनों करेक्ट आंसर, ठीक है। होप कि आपने अपना आंसर जो है
पिन अप कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो दोनों के दोनों है, बोथ। ठीक है, इसे नासा के द्वारा ही किया गया है और इसको स्टडी जो है प्लैनेट सैटर्न के एटमॉस्फेयर और रिंग्स के बारे में प्लस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखा जाए तो रिसेंटली क्या हुआ है कि नासा का जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है उसने डिस्कवर किया है फॉस्फरस। साइंस और टेक का न्यूज़ से पहले ही बता देता हूँ मैं। फॉस्फरस, ठीक है, कहाँ, तो सैटर्न्स का जो मून है उसका नाम है इनकेलेडस। ठीक है, उसमें फॉस्फरस का प्रेजेंस नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है उसने पता लगाया है। और एनकेलेडस इज द सेकेंड नियरेस्ट ऑफ द मेजर रेगुलर मून्स ऑफ सैटर्न। देखा जाए तो ये सब सेकेंड नियरेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा नियर बाई जितने भी मून्स हैं सैटर्न में वो सबसे ज़्यादा, और एक पॉपुलर और रेगुलर भी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। दूसरा, इसे पहली बार डिस्कवर किया, ये जो पर्टिकुलर मून है इसे डिस्कवर किया गया था पहली बार 1789 में। किसके द्वारा? बाय द इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल। ठीक है, नाम लिखा हुआ है नीचे, फिर भी मैं आपको लिख रहा हूँ, विलियम हर्शेल। ठीक है, एंड नेम्ड फॉर वन ऑफ द जायंट्स ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। जनरली इसी टाइप से नाम ले लिया जाता है ताकि जो ग्रीक मैथोलॉजी में था उनके बेसिस पे ये लोग नामकरण कर देते हैं। अगर हम इंडिया में हैं तो हम अपने हिसाब से अपना नामकरण करते हैं। ठीक है, और अगर कहा जाए तो ये एक एक्टिव मून है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसिनी जो स्पेस क्राफ्ट है वो कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो वो बहुत पुराना, हमारे मतलब तब तक शायद हम लोग पैदा हुए थे नहीं हुए थे, डजंट मैटर हो। ठीक है, और ये 2004 से 17 तक सैटर्न के 294 टाइम्स सर्कलिंग कर चुकी है। ठीक है, और 6 मून का भी आज से देखा जाए तो पता लगा चुके हैं। टाइटन जो आप सुनते होंगे, अभी एक मूवी भी थी ना टाइटन के, मार्वल्स की कोई मूवी भी थी एवेंजर्स, उसमें भी टाइटन ग्रह के बारे में कहा था। बस यहाँ पे ये है, तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसे हमने लिया है हिंदुस्तान टाइम्स से। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, देख लो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वैभव फेलोशिप प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये न्यूज़ में आप पे क्या छोड़ू, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी समझ लो। मैंने पूछने वाला था कि ये किस न्यूज़ से आपको लग रहा है कि ये लिया गया। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ये न्यूज़ हमने लिया है PIB से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका ऑफिशियल साइट है, आप चाहो तो जाके देख भी सकते हो, पूरा न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। हम तो कुछ की पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करते हैं, आप चाहो तो पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, और आई होप कि जो एडिटोरियल में आपको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे उसके आंसर आप लगा रहे होंगे। कहीं भी हो, कोई भी आसपास मेंटर है, आप उन्हें दिखाओ, या फिर आप हमें भी लिख के भेज सकते हो टेलीग्राम पे, या जो भी है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो कहाँ पे आपको भेजना है, हम भी आपको चेक करके ये कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आज भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आपको मिलेगा, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो सर। ठीक है, हाँ, तो अब एक आते हैं वर्ड वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये फेलोशिप जो है वो 2 आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर इंगेज्ड इन रिसर्च एक्टिविटीज़ इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ठीक है, मतलब ये फेलोशिप प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए है जो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के और जिनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ज़रा। दूसरा, ये जो है इम्प्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्क्रीन को पॉज करें और 5 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, और आई होप कि आपने अपना आंसर पुट कर दिया होगा। इसके जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने लॉन्च किया है न्यू फेलोशिप प्रोग्राम, जिससे इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, जिसको अगर हम पूरा करें तो इसको नाम रखा गया है स्टेम। ठीक है, डायस्पोरा विथ इंडियन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, इतने लोगों को जोड़ा गया। ठीक है, अवार्ड दिया जाएगा, देखा जाएगा जिनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ये सब जो अवार्ड वर्ड के फंक्शंस होते हैं, पता है वो क्यों किया जाता है? इससे ना हमारा जो कहते हैं ना हिंदी में एक वर्ड मनोबल, ठीक है, उसे बढ़ाने के लिए।
इससे क्या होता है कि मतलब वी आर लाइक कि इफ़ समबडी विल इनकरेज अस, तो डेफिनेटली होता है ना कि और कुछ करें, और हमारे देश के लिए कुछ करें, और कुछ रिसर्च करें। और अगर हम कुछ कर रहे हैं और नो बडी विल अप्रिशिएट अस, तो लगता है ना कि ठीक है यार, करो ना करो, डजेंट मैटर एट ऑल। इट इज़ लाइक द सेम थिंग कि अगर आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इफ़ यू लाइक एंड कॉमेंट इन आवर चैनल, इन आवर वीडियोज़, तो हमें क्या लगेगा, अरे यार मतलब लोगों के जो हम न्यूज़ है, जो हम खबर है, वो अगर आप लोगों को तो पहुंचा रहे हैं और आप लोगों को वो अच्छी लग रही है, आप उसके बदले लाइक्स एंड शेयर कर रहे हो, तो एक पर्सनली फैकल्टी या पर्सनली इंस्टीट्यूट को उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। बस उसे खुशी ही चाहिए होती है कि हाँ चलो हमारे जो वीडियोज़ हैं उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो अगर लग रहा है कि नहीं ये सब सारे के सारे बेकार न्यूज़ है, डोंट अप्रिशिएट अस। और मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ कि अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि नहीं ये सब फेक न्यूज़ एंड एवरीथिंग, तो प्लीज़ डिसलाइक भी करें, पर डिसलाइक करें, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने डिसलाइक किया, मतलब आपको पसंद नहीं है, तो हम उस पर और कुछ बेहतर करने का सोचेंगे। पर कमेंट या लाइक्स ज़रूर करें, ठीक है। इससे पता चलता है कि वन ऑफ द मेंटोर इज़ गोइंग अ राइट पाथ और गोइंग अ लेफ्ट पाथ, या कहें तो इन आर रॉन्ग वे। तो बेटर इज़ टू आप कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। मैं आपको सही, और मैं मेरे ही वीडियो में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके सभी वीडियोज़ जो आप कहीं और भी देखते हो, तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि लोगों को पता चले कि वो सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रोग्राम स्टेम किया है, डेफिनेटली इसमें साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व ही है, और बेसिकली इसमें जो NRI है या फिर OCI है, ठीक है, या PIO, ये आपके लिए NRI तो आप समझते हो, OCI और PIO ये आपका होमवर्क है कि आप इसे सर्च करोगे ये क्या है। उन लोगों के लिए किया गया है जो इंडिया में नहीं रहते हैं पर इंडियन ऑरिजिन के हैं, और जहाँ भी हैं वहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। जनरली ये इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है, कोलैबोरेशन है इसका फॉर 2 months इन ए ईयर फॉर मैक्सिमम 3 years, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा हुआ भी होगा, शायद नहीं भी होगी तो विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। देखो ये लाइन यहाँ पे 2 months इन ए ईयर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years, ठीक है। फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफर्स करता है 4 लाख रुपए महीने के, 4 लाख सीधा ले लेता हूँ, ठीक है। और मोबिलिटी ऑफ फैकल्टीज रिसर्चर्स फ्रॉम ओवरसीज इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी होती है। एलिजिबिलिटी जो है, जो रिसर्चर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप 500 QS में होने चाहिए, 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तब ही उन्हें एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। मैंने कि पहले कहा ना कि दे आर फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज, ऐसे नहीं कि कोई भी आए और उन्हें दे दिया जाए, ठीक है। और पर्सनली 75 सेलेक्टेड फेलोज जो हैं, ठीक है, 75 सेलेक्टेड, उन्हें इनवाइट किया जाएगा 18 आइडेंटिफाइड नॉलेज वर्टिकल्स के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसमें हेल्थ, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम का अगर आपने नाम सुना होगा तो एक मार्वल की मूवी थी, मूवी भी देखा करो, संडे को डेफिनेटली ब्रेक लिया करो। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कहते हैं ना दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, संडे को भी मत बनाओ, दीपावली, बर्थडे सब भूल जाओ, नहीं ऐसा नहीं। संडे को आप एक काम कर सकते हो, करंट अफेयर तो जो लगा रहे वही है, आधा घंटा हार्डली रिवीजन कर लो, 1-2 घंटे पढ़ो, बाकी जो आपका नींद जो 6 दिन में पूरा नहीं हुआ है वो नींद पूरा कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा चिल कर लो, थोड़ा मूवी भी देखना है तो फ्रेश कर लो, फिर सैटरडे से टू बैक टू स्टडी। कहते हैं ना जैसे जिम में एक बैक चीट डे होता है, तो वैसे स्टडीज़ में भी आप एक चीट डे रख सकते हो। 24 घंटा 24/7 कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ोगे तो याद ही नहीं रहेगा। बेटर इज़ टू टेक संडे एज अ लीव, ठीक है। 1-2 घंटे, आधा घंटे करंट अफेयर्स देख लो अगर डेली एनालाइज हो रहा है तो, या फिर अगर आपको उस दिन भी देखने का मन नहीं तो अगले दिन दूसरा वीडियो, उसका दोनों वीडियो एक साथ देख लो, रिविज़न करने का मन है करो, नहीं मन है तो उस दिन चिलैक्स करो। आई पर्सनली सजेस्ट, बाकी इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं आई डोंट नो, पर मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए तो जो मैंने बता ही दिया सारे क्राइटेरियाज क्या हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी प्लस के द्वारा है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये भी हमने PIB से लिया, शायद इससे पहले भी PIB का न्यूज़ था या पता नहीं। चलिए न्यूज़ नंबर 5 की तरफ आते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी बन जाएगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 30-40 मिनट्स के अंदर वीडियो को ख़त्म करने का। अब जो नया आते हैं, देख रहे हो सब साइंस से रिलेटेड ही न्यूज़ आ रहा है, या फिर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर ये भी विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल एनर्जीज एजेंसी। देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्लस साइंस एंड टेक दोनों का मिक्स वर्जन है। इट इज़ एन ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश टू इंश्योर द सिक्योरिटी, ठीक है।
इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, पहले यहाँ से देख लिया होगा आपने, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं, ठीक है। इस रिसेंटली क्या हुआ है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको IAEA भी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात कहा है कि रिव्यू होना चाहिए सारे के सारे मेंबरशिप कंडीशंस, जो उसमें इंडिया को इंक्लूड किया जाए। वर्ल्ड प्रीमियर एनर्जी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड प्रीमियर एनर्जी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसको देखें तो WPEMO, ठीक है, इसमें किया जाए। दूसरा, ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो फ्रेमवर्क है वो OECD तैयार करती है, और आई गेस कि आपको OECD जो है वो ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, इसको मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप UPSC के एस्पिरेंट हो तो इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बेसिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने आज से एनालाइज किया, लेकिन आप इससे पहले भी न्यूज़ पढ़ रहे हो तो यू डेफिनेटली हर्ड अबाउट दैट। अगर आप सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो सब्जेक्ट्स में भी सब वर्ड हमेशा आते हैं, ठीक है। दूसरा, कि ये गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को शेप देती है सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए। ये सब जो मतलब ब्लॉक लेटर्स में वर्ड लिखे हुए ना, ये सब बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। फाउंड कब की गई थी? तो 1974 में। किस लिए? तो सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज जो है उसके लिए। और बाकी देख लो तो क्रेडिट रिस्पॉन्स 1993-94 ऑयल क्राइसिस की वजह से ये सब सारा कुछ जो OECD जो कंट्रीज़ हैं एक साथ आई थी, ठीक है, और उन्होंने किया था। फिलहाल देखा जाए तो 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 11 एसोसिएशन कंट्रीज़ भी हैं, तो अगर टोटल देखा जाए तो 42 का बात हो रहा है, ठीक है। और चलो मैं ही बता देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि भाई बता नहीं रहा है। अगर OECD का है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिया जो है इसे ज्वाइन किया था 2017 में, ठीक है, एसोसिएट मेंबर की तरफ, नॉट अ सिग्नेटरी मेंबर, एसोसिएट मेंबर की तरफ इंडिया ने ज्वाइन किया था, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। बस यही एक न्यूज़ है जिससे हमने livemint.com से लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी तो livemint से लेना पड़ा। वैसे हमने और कोशिश किया है कि न्यूज़ livemint से ना ली जाए, ठीक है। चलो दूसरा है, अब आ जाते हैं थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्ट एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने नाम सुना ही होगा, अब ये आई है तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और कहा जा रहा है कि इट इज़ द प्रीमियर एक्सपोर्ट फिनांस इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रही है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिनांस के लिए इंस्टीट्यूशन है जो कि कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह ओन की जाती है, तो डेफिनेटली ये आंसर तो 100% करेक्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है एग्जिम, ठीक है। इसमें आप लोन्स भी लेने जाओ तो एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड रिलेटेड ही लोन्स मिलेंगे आपको। दूसरा, ये कह रहा है कि इट एक्सटेंड्स लाइन्स ऑफ क्रेडिट, जिसको लॉक्स भी कहते हैं, टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस to enable buyers in those countries to import goods and services from India। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक्सटेंड कर देता है लाइन ऑफ क्रेडिट ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी, जो कि इनेबल करती है बायर्स जो कि दूसरे कंट्री से भी है वो इंपोर्ट एंड गुड्स सर्विसेज इंडिया से ले सकें, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करिए और 5 सेकंड का टाइम है और आंसर मुझे बताइए। इसके दोनों के दोनों आंसर जो है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख लो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन का बात करें तो अभी जो MD हैं एग्जिम बैंक है, रिसेंटली उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो फ्यूचर लाइन ऑफ क्रेडिट है बेसिकली कहाँ, तो अफ्रीका के लिए। अफ्रीका से एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि 3.18 बिलियन डॉलर्स के आसपास का हमने लोन दिया था जो रिपे नहीं कर पा रही, और अफ्रीका के पास लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व है, तो इंडिया चाहे तो उसके अगेंस्ट में डिमांड कर सकती है कि हमें लिथियम का रिजर्व दे दो, ताकि अभी जो कह रहे हैं ना एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कि हमें मतलब ये करना है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इंडिया आगे बढ़ना चाहती है तो बहुत हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए। पर पता नहीं क्या, ये तो इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है नहीं है वो तो वही डिसाइड करेंगे, पर ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है इंडिया के पास। दूसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक प्रीमियर एक्सपोर्ट फिनांस इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री है, ठीक है, याद रखना। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 19 मतलब एग्जिम एक्ट के थ्रू ही हुआ था 1981, ठीक है। और ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सपोर्टर इंपोर्टर को प्रोवाइड करती है, मैंने पहले ही बोला था। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट मतलब इसे जो गवर्न किया जाता है, गवर्निंग बॉडी है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
और इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे आपको PDF में मिल जाएगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये हमने लिया है इंडिया टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स समझते हो ना, इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो जो कितने सारे न्यूज़पेपर्स को हम लोग देखते हैं, और आप चाहो तो न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हो। मैंने अगर बोला है इकोनॉमिक्स टाइम्स तो उसमें है, तभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सेवन्थ है, सेवन जो है वो है सेरिबेलम। फिर से देखो साइंस एंड टेक का आ गया, बायोलॉजी आ गया बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा जो है डिटेल दिया हुआ है, जैसे नॉट मोर देन 12 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब भी पढ़ सकते हो, इतना इसेंशियल नहीं है। जो इसेंशियल था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेवन्थ न्यूज़ जो है हमारे पास वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेरिबेलम। साइंस एंड टेक का न्यूज़ है, देख रहे हो आज कितने साइंस एंड टेक के न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। ये कह रहा है कि इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 50% ऑफ टोटल ब्रेन वे। ये वेट नहीं होता, ये वे होता है, टी साइलेंट होती है जब आप बोल रहे हो तो, ठीक है। एंड कॉन्टेन मोर देन 50% ऑफ ऑल न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, ठीक है। दूसरा, इट कोऑर्डिनेट्स मसल एक्शन सो दैट बॉडी कैन मूव स्मूथली, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करता है मसल एक्शंस के साथ ताकि बॉडी स्मूथली मूव कर सके। तो स्टेटमेंट ओनली 2 जो है वो करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लें। एक रिसेंट स्टडी फाइंड आउट किया है कि ह्यूमन ब्रेन्स जो है सेरिबेलम वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड इन्फेक्शंस के लिए देन अदर ब्रेन्स। मतलब ह्यूमन ब्रेन्स जो है कोविड इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ही है। कल भी कोविड का मैंने एक न्यूज़ एनालाइज किया था ना कि उनके डेटा लीक हो रहे हैं, आपको याद होगा शायद, जिसमें गवर्नमेंट कह रहा है इट इज़ अ वैक्स, पर कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूरी होगी, ठीक है। अब सेरिबेलम जो है, जिसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, वो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और जो लोकेशन होता है, ये पार्ट ऑफ योर ब्रेन लोकेटेड एट द बैक ऑफ योर हेड। जैसे एक मूवी थी ना, गुलाम मुस्तफ़ा या ऐसा कुछ मूवी था, जिसमें नाना पाटेकर कहता है कि सर के पीछे मत मार, यहाँ छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग रिमेंबर। कभी आपके दोस्तों भी मजाक में मार देते हैं, तो वो हमारा सेरिबेलम का ही पार्ट होता है, ठीक है। और इसीलिए एसेंशियल होता है। तो कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कोविड इन्फेक्शंस के लिए एक्टिव होता है। 10% टोटल ब्रेन का वेट जो है ये कंटेन करता है, और 80% जो है न्यूरॉन्स का, 80% न्यूरॉन्स का और 10% ब्रेन का वेट, ठीक है। अगर देखा जाए तो मेंटेनिंग बैलेंस के तौर पे फंक्शन करता है, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स, विजन, ये सब में बहुत हेल्प करता है, मोटर लर्निंग, अदर फंक्शंस लाइक कि लैंग्वेज और मूड, ये सब पे भी ये बहुत ये डिपेंडेंट होता है। इसीलिए ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये हमने लिया है ndtv.com से। सोच लो कितने सारे न्यूज़ चैनल्स प्लस न्यूज़ एजेंसीज प्लस आर्टिकल्स सारे के सारे हमने कवर किए हैं। आप चाहो तो इसे भी वेरीफाई कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ज्योग्राफी का पार्ट मानो या फिर आर्ट एंड कल्चर का, यहाँ पे ऊपर डिपेंडेंट। टोंगा के ऊपर एक न्यूज़ है, ठीक है। ये न्यूज़ निकल के आई है टोंगा से। ज्योग्राफी मानना है या आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे डिपेंड करता हूँ। मैं तो इसको ज्योग्राफी ही मानता हूँ, ठीक है। जियोग्राफी बोलते हैं इसको, जियोग्राफी। बहुत लोग ज्योग्राफी भी बोल देते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके प्रोनाउंसिएशन पे आवाज़ उठा रहा हूँ, बट थिंक इसकी मैं बस बता रहा हूँ कि लोग कहते क्या। टोंगा जो है एक आर्कियोपेलागो जो कि मोर देन 170 आइलैंड्स में लोकेटेड है। तो ये कौन सा है? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। अक्सर तो देख लिया आपने पैसिफिक ओशन में। अब इसका थोड़ा सा ये कर लें। ये एक्चुअली क्या हुआ है कि 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो स्ट्रक हुआ था कहाँ? तो टोंगा के पास, साउथ पैसिफिक ओशन में। साउथ मतलब पैसिफिक ओशन में ये हुआ है, ठीक है। जो कि यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे सजेस्ट करता है, और उसको कहते क्या है? USGS। तो ऐसे ही बोलता है USGS क्या है, ठीक है। तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। टोंगा के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली किंगडम ऑफ टोंगा है, जो कि फ्रेंडली आइलैंड्स में माना जाता है, और ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है। इसका जो आर्किपेलागो है वो 170 आइलैंड्स के पास है, ठीक है। और मेनली देखा जाए तो 3 मेन आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक और टेंगा पाट, नाम सुन लेना अच्छे से, टोंगा पाटू, टोंगा पाटू,
टोंगा टापू, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, टोंगा टापू। दूसरा ये साउथ में है। दूसरा हपाई, हपाई ये सेंटर में है। और तीसरा है वावाऊ, वावाऊ ये कहाँ है, तो ये नॉर्थ में है, ठीक है। और 36 ऐसे आइलैंड्स हैं जो इनहैबिटेटेड हैं, इसमें से ये जितने भी है ना उसमें 36 इनहैबिटेटेड। कहते हैं ना वर्ल्ड बहुत बड़ा है, अभी तो हम निकले भी नहीं है। इट इज़ लाइक अगर इन राइट नाउ वी आर कुआं का मेढक कहते हैं ना, फ्रॉग इन अ वेल, जो एक लाइन में शेयर होती है, ठीक है। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो तो सब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने शेयर किया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें स्पोकन लैंग्वेज टोंगा लैंग्वेज खोलने को ले जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री भी इसका आप देख सकते हो, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जो इंपॉर्टेंट था। पर्टिकुलरली ये इतना चीज जो था वो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ पूछोगे कि कहाँ से, तो डेक्कन हेराल्ड से हमने लिया, डेक्कन हेराल्ड। आप वेरीफाई कर सकते हो, हर न्यूज़ के साथ मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इसमें सच्चाई होगी। तब नेक्स्ट जो न्यूज़ आते हैं वो है सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क। सुंदरगढ़ नेशनल आर्क रिसेंटली डिस्कवर किया गया, इंडियाज़ बिगेस्ट नेचुरल आर्क, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये न्यूज़ है, ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, ये क्वेश्चन है। सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क रिसेंटली डिस्कवर्ड है, इंडियाज़ बिगेस्ट नेचुरल आर्क। कहाँ पे है, मैं ऑप्शन बताता हूँ, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। 1 2 3 4। स्क्रीन को पॉज करिए और आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा, उड़ीसा में से देखा गया, मतलब ये उड़ीसा में एक्चुअली डिस्कवर किया गया, देखा क्या गया, ये देख लो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्चुअली जियोलॉजिकल सर्वे का एक पूरा टीम जो कि इंडिया में रिसेंटली उसने डिस्कवर किया है इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क, ठीक है। ड्यूरिंग देयर सर्वे ऑफ कोल, ये एक्चुअली कोल का सर्वे कर रहे थे, और वहाँ से होता है ना क्योंकि कुछ और डिस्कवरी करने गया, पता कुछ और चल जाता है, और वो कहाँ पे डिस्कवर करने गए थे, तो केंदुआ डेही में, केंदुआ डेही में, ठीक है, ब्लॉक में, जो कि उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि स्टेट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जिसे GSI भी कहते हैं, उसने प्रपोज किया है नेचुरल आर्क को डिक्लेयर करने का। कहाँ पे, तो कनिका रेंज में, कहाँ पे, कनिका रेंज में, ठीक है, ऑफ सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न, जो कि एक जियो हेरिटेज साइट भी हो गया, ठीक है। और ये जो है मतलब अगर कहा जाए तो इट विल बी द बिगेस्ट नेचुरल आर्क ऑफ द कंट्री टू हैव द जियो हेरिटेज टैग। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए हो जाता है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसका डिटेल एनालिसिस हमने दे रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि इसे हमने एनालाइज किया था indiannarrative.com से, indiannarrative.com से। सबका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, आप चाहो तो देख सकते हो, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आज का लास्ट न्यूज़ पे, आप पूरा पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने का मन हो तो। लास्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ MQ-9B प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होता है, एक मूवी आई थी ना प्रीडेटर, वो क्या था, जो दूसरे जगह से थे, मतलब जो नोन नहीं था और दुश्मन था, उसे प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कभी कभी डॉग्स हमारे लिए प्रीडेटर हो जाते हैं इफ दे अटैक अस, तो लगेगा कि हमारा दुश्मन, बेसिकली ये मान के चलो। तो MQ-9B प्रीडेटर के बाद में आंसर पहले ही दिया हुआ है, देखो IAS न्यूज़ साइंस एंड टेक, सोचो आज साइंस एंड टेक कितना इंपॉर्टेंट था, सारे न्यूज़ आ रहे थे बैक टू बैक। इट इज़ अ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, समझ लो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, ठीक है। करेक्ट तो यही है। डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली जो है वो अकॉर्ड किया है, उसने अप्रूवल टू प्रोक्योर 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स, ठीक है, जिसको सी गार्डियन भी कहते हैं। इसे इस पर शायद अभी अब यूट्यूब भी खोल के देखोगे तो सारे टॉप के जो एडुकेटर्स होंगे उन्होंने वीडियो बना चुका होगा ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा डील हुआ है यूएस के साथ। और फाइनली कहते हैं ना यूएस ने अपना माल हमें बेच ही दिया, हम ले ही नहीं रहे थे, पर फाइनली एक चीज़ हुआ
पाकिस्तान तो कहते हैं ना, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं मानता है, पाकिस्तान को सब मिलेगा भी नहीं। तो जैसे हमने यूएस के साथ ये डील क्रैक कर लिया, ठीक है। और ये 30 MQ-9B प्रेडेटर्स ड्रोन्स हैं जो सी गार्डियन वेरिएंट भी माना जाता है। अब MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है क्या, बस इतना जानना है हमें, ठीक है। ये जो है एक रीपर है, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि कैपेबल है रिमोटली कंट्रोल्ड और ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए। मतलब इसके लिए मैन का कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्लाइट ऑपरेशंस को ऑटोनोमसली हैंडल कर सकता है, ठीक है। और ये है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए तो डेवलप किया गया है इसे, बस ये जान लो, एरोनॉटिकल सिस्टम्स बाय जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, जिसे GAASI भी कहते हैं, ठीक है। और जनरली ये क्या करेगा, तो एनिमीज़ को टारगेट करके कहानी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स के लिए किया गया था, अब हमें भी इसे सेल कर दिया गया, ठीक है। डील बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना कह सकता हूँ, ये 5670 kg, ठीक है, 5670 kg कैरी कर सकता है। फ्यूल जो इसमें लगता है वो है, जो फ्यूल कैपेसिटी कहा जाए तो 2721 kg के आसपास में फ्यूल भी लगता है। और इंडियन नेवी जो है वो 2020 से इसे ऑपरेट कर रही है फाइनली, अब और भी हमें मिल गया है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। 40,000 फीट तक ये ऑपरेट कर सकती है, सोच लो। और ये न्यूज़ हमने टाइम्स नाउ न्यूज़ से लिया था, टाइम्स नाउ न्यूज़ से। अगर आप कैलकुलेट करो तो 10 से 11 न्यूज़, मतलब 10 के अलग अलग न्यूज़ से आज हमने न्यूज़ को कवर किया, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स whether you are liking or not liking the videos. And the thing is कि आज का जो मेंस का एक आर्टिकल है, जो आप चाहो तो आंसर दे सकते हो। अगर आंसर दो तो मच बेटर फॉर यू, और तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। और आज का जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पेज देख रहा हूँ कहाँ पे, क्वेश्चन क्या है वो सुन लो। वाई डिड द गवर्नमेंट इम्पोज ए सीलिंग ऑन व्हीट स्टॉक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट्स इन टुडेज आर्टिकल। अगर थोड़ा सा आप मेरे से पूछो, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, वाई डिड द गवर्नमेंट इम्पोज अ सीलिंग ऑन व्हीट स्टॉक्स। जनरली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ही है, ठीक है। बैकग्राउंड देख लो तो रिसेंटली क्या हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था लिमिट्स जो स्टॉक्स का वीट का, ठीक है। उस पर ये था ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स के लिए। तो उसमें आप क्या क्या और मेंशन करते हो, एक मेंशन करते हो व्हाट आर द करंट परमिशेबल स्टॉक लिमिट्स, क्या हो सकते हैं, ठीक है। 3000 मेट्रिक टन है, जनरली मैं बता देता हूँ। दूसरा, व्हाट आर द एडिशनल ऑर्डर्स, क्या क्या एडिशनल ऑर्डर्स हैं, व्हाट इज द नीड फॉर दीज ऑर्डर्स, क्यों ये नीड हुआ है। व्हाट अबाउट प्रोडक्शन, एक ऑन मतलब फेब इतना में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया था मैक्सिमम टेम्परेचर आर लाइकली टू बी अबव 3 to 5 डिग्री सेल्सियस ओवर नॉर्थ वेस्ट सेंटर इंडियन से। तो इसलिए अबाउट प्रोडक्शन का क्या हाल हुआ होगा, इतना सारा कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। 250 वर्ड्स का दिया है मैंने, होप के आपके आंसर आएंगे, ठीक है। नहीं भी आए तो जो आसपास में लोकल आपके मेंटोर हैं उनको भी आप लिख के दिखा सकता हूँ, आपका ये मेंस राइटिंग स्किल बहुत इंप्रूव कर देगा। चलिए, तो इस आशा के साथ कि आप वीडियो लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एज वेल।